नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारे राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात राज्यसभा के रण की। 4 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव में अब चंद घंटे बचे हैं, तो जीत और हार के दावे भी जोर शोर से किए जा रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग और काले धन के इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए अंतरात्मा के आधार पर वोटिंग होने और कांग्रेस के बाहरी उम्मीदवारों की हार का दावा किया है। बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा का दावा है कि बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार फिर एक बार अपना दम दिखाएंगे। राजस्थान की सरकार वो तमाम हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। ये इनके प्रकार ने किसी भी तरीके से आयातित उम्मीदवारों को हम जिता के भेज दें, लेकिन राजस्थान के तमाम विधायक जो मतदाता है वो इस अंतर्मन की अभिव्यक्ति करेंगे कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए दोनों में हमारे उम्मीदवार राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे सुभाष चंद्रा जी को समर्थन कर रहे हो और चाहे घनश्याम जी तिवारी हो। लेकिन कांग्रेस के तो तीनों उम्मीदवारों का राजस्थान की मिट्टी से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए कांग्रेस इस परेशानी के अंदर है कि हाँ, हो सकता है भीतरघात की बात सारे विधायक पहले कह चुके हैं, इसलिए डर उनको है, कुनबे में कलह उनके मची हुई है, इसलिए उनको डर है। इसलिए ये सारी एजेंसियां अभी भी इस कैंपस के अंदर भी पुलिस के कोई काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की गाड़ियां रेकी करने का काम करे, ये अनुचित है। अच्छा, ये बताइए, आपके समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार ने दावा किया है कांग्रेस पार्टी में क्रॉस वोटिंग होगी और उसका फायदा उन्हें मिलेगा। क्या संभावना बन रही है? आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? देखिए, उन्होंने अगर जो बात कही है तो वो प्रामाणिकता के साथ कही होगी, अपनी जानकारी के अनुभव के आधार के ऊपर कही होगी, अपने प्रयासों के आधार के ऊपर कहेगी। लेकिन ये चीज़ दिख रही है कि कांग्रेस के अंदर फूट नजर आ रही है, भीतरघात नजर आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बातें सारी जगजाहिर हो चुकी है। कई विधायक कांग्रेस की कार्यशैली से, सरकार से नाराज है, तो इस आधार के ऊपर कयास लगाए जा सकते हैं कि 100% इस तरीके का निर्णय आ सकता है। काले धन का इस्तेमाल कहाँ होता हुआ दिख रहा है? आपने जो लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है आपके बड़े नेताओं ने, उसमें कहा गया कि धनपति बैठे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। ये धनपति कौन है? कुछ नाम बता सकते हैं आप? देखिए, जिस तरीके की शिकायत हमने की है उसका प्रमाण इस बात है कि 2 विधायक पहले 5 दिन पहले किस सुर के अंदर बात कर रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते हैं, बड़े बड़े नारे देते हैं, बातें करते हैं, भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं है। तो आखिरकार ऐसा एक ही दिन के अंदर उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? कोई ना कोई निश्चित रूप से प्राकृतिक संपदाओं को खुर्द-बुर्द करने का आप बैठ के सहमति बनी होगी, इसलिए समय का इंतजार कीजिए। देखना होगा 10 जून को किस तरह से भाजपा करिश्मा कर पाती है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए सीधा लिए चलते हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोल रहे हैं। खेती मजदूर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं। मोदी सरकार ने कल देर रात साल 2022-23 के खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य को घोषित कर दिया। एक बार फिर 3 शब्द हैं जो किसान वर्ग के साथ, खेत मजदूर वर्ग के साथ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने किया है: विश्वासघात, धोखा और छल। भारतीय जनता पार्टी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ फसल 2022-23 घोषित करते हुए एक बार फिर देश के किसानों के साथ, राजस्थान के किसानों के साथ, खेत मजदूरों के साथ विश्वासघात किया है। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, दर्द 100 गुना कर दिया। एक तरफ सरकार समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद नहीं कर रही और दूसरी तरफ किसानों की आमदनी को आधा कर दिया। मैं 6 पहलू छोटे छोटे आपके समक्ष रखूंगा जो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट जो देर रात कल अपलोड की गई उससे साफ है। नंबर 1, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में महंगाई की दर 6.7% है, अब 6.8% है। समर्थन मूल्य जब आप जारी करेंगे तो जो साल की महंगाई की दर है उसका तो संज्ञान लेंगे, परंतु अगर आप आंकड़े देखें तो साफ है कि महंगाई की दर 6.8% है, पर किसान का एमएसपी बढ़ा है 0.5 यानी आधा % से लेके 1.5% तक। जो साल में महंगाई बढ़ रही है उतना समर्थन मूल्य भी किसान को नहीं मिला, यानी उसकी जेब से पैसा देकर उसको 2022-23 में खेती करनी पड़ेगी। और ये एक चार्ट मैं बनाकर आपको रिलीज कर रहा हूं, ये आपके सामने है। ये भाई साहब के पास भी है, अध्यक्ष जी के पास, अगर एक बार आप दिखा सकें तो। इस चार्ट के मुताबिक ये बिल्कुल साफ है,
मैं एक एक फसल का आपको अगर बताऊं, धान में जो परसेंटेज इंक्रीज है वो -1.55% है। ये सारा मैंने दिखाया है। ज्वार में क्या है, बाजरा में क्या है, रागी में। और अब माननीय बाड़े से बाहर आने वाले हैं। वक्त कम रह गया है। कांग्रेस विधायक आज जयपुर शिफ्ट होंगे। शाम 4 बजे उदयपुर से जयपुर रवाना होंगे। तमाम विधायक जो बाड़े में थे, बाड़ाबंदी जिनकी की गई थी उदयपुर में, वो अब जयपुर के लिए रवाना होंगे। उदयपुर होटल में कांग्रेस समर्थक विधायक मौजूद हैं। लंच के बाद उदयपुर से ये विधायक रवाना होंगे जयपुर के लिए। सभी विधायकों को फ्लाइट से जयपुर लाए जाने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली रोड के होटल लीला में ये तमाम विधायक ठहराए जाएंगे। कल सभी विधायक एक साथ वोट डालने पहुंचेंगे। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले बीटीपी विधायकों को लेकर भी पेंच फंस गया है। बीटीपी के विधायक भले ही बाड़ेबंदी में शामिल होकर कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कह रहे हैं, लेकिन बीटीपी के अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोघरा ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। घोघरा का कहना है कि उनकी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी या निर्दलीय किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देगी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 10/6/2022 को संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें वोटिंग में भाग नहीं लेने और दोनों विधायकों को तटस्थ रहने के लिए विहिप जारी की गई। ये विहिप जारी करना समय की मजबूरी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से रोकने के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। अवकाशकालीन जज जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में इसमें दखल नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश करने वाले याचिकाकर्ता पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिका पूरी तरह से मोटिवेटेड है। वहीं याचिकाकर्ता अधिवक्ता हेमंत नाहटा का कहना था कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव घोषित होने के साथ ही चुनाव आयोग को पत्र लिखकर वोटिंग लिस्ट को फिर से रिव्यू करने का आग्रह किया था, जिसमें बताया गया था कि विलय पूरी तरह से असंवैधानिक है। ऐसे में बसपा विधायकों को बसपा पार्टी का ही माना जाए, लेकिन 3 जून को आयोग के नकारात्मक जवाब के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की। पे पहले पेश की थी, उसमें मैंने कोर्ट का ध्यान जनहित में इस ओर आकर्षित किया था कि ऑनरेबल स्पीकर साहब द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है, जिसके तहत 6 बसपा विधायकों का राजनीतिक दल बसपा से बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया है, तो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और पॉपुलर मैंडेट जो जनमत है उसको बैकडोर से बदल देने के समकक्ष है। अतः इस ऑर्डर को पेश किया जाए। जब जनता ने वोट दिए हैं बहुजन समाज पार्टी को और हम एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का भाग हैं, तो उसे एक प्रशासनिक आदेश पारित करके बदल देना, इससे अधिक गैर संवैधानिक कार्य होना संभव नहीं है। दूसरी प्रेयर ये थी कि इन विधायकों का जो राजनीतिक दल है उसे पुनः बहुजन समाज पार्टी दल होना घोषित किया है। इस जनहित याचिका के साथ ही ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया था 24 अगस्त को, और उसमें स्पीकर महोदय को ये आदेश दिए गए थे कि वे 3 माह के अंदर इसमें जो दलबदल याचिका है उसका निस्तारण करें। भरतपुर में यौन शोषण के शिकार नाबालिग बच्चे को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों के मुताबिक बुधवार की शाम बदमाशों ने पीड़ित बच्चे के घर पहुंचकर केस वापस लेने को कहा और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने 14 जून को कोर्ट में बयान देने से मना किया। पीड़ित परिजनों के मुताबिक 4 बदमाश मुंह पर साफा बांधे और हेलमेट लगाकर आए थे, जिनके हाथों में हथियार भी थे। घटना पीड़ित के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद पूरा परिवार सदमे में आ गया और इसकी खबर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जांच में जुट गई। बता दें कि एसीबी के जज पर नाबालिग बच्चे से यौन शोषण का आरोप है। जज को मामले में सस्पेंड किया जा चुका है।
बाइक पे आए थे, उन्होंने आए और हमें धमकी देने लगे कि अगर तुमने कोर्ट में बयान दिए 14 तारीख को तो तुम्हें मार देंगे, और हमें गाली गलौज करने भी लगे। वह 4 लोग थे। क्या उनके हाथों में हथियार वगैरह भी थे? हाँ, एक जने के हाथ में शायद बंदूक थी। लगभग 3-4 मिनट का ऐसा समय होगा, 3-5 मिनट लगभग। और केस को वापस ले लो, ये भी हमसे कहने लगे। बांसवाड़ा जिला जेल से रात में 3 कैदी फरार हो गए। कैदियों के भागने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस की गाड़ियां इधर उधर दौड़ने लगी। एसपी राजेश मीणा ने आनंद फानंद में कैदियों को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया है। बताया जा रहा है कि कैदियों ने कंबल की रस्सी बनाई और दीवार फांद कर फरार हो गए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एसपी का कहना है कि कैदी रात में किस समय भागे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में खेत का बंटवारा 3 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। ऐसे में सबसे छोटे भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर भाइयों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि छोटे भाई ने बड़े भाइयों पर लाठी, डंडों और फरसों से वार किया, जिसमें दोनों बड़े भाई घायल हो गए। घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं एसएचओ का कहना है कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन आगे की कार्रवाई तहरीर आने पर की जाएगी। कोटा में बदमाश बेखौफ चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इटावा के पुराने बाजार इलाके में 3 नकाबपोश बदमाश घर में घुस गए, जहां बंदूक की नोक पर दंपत्ति से लूटपाट की। बदमाश घर से नकदी समेत लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। दंपत्ति की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर में ससुराल पहुंचे लोगों की पिटाई की गई। बलपूर्वक पत्नी को लेने के लिए यहां पर युवक पहुंचा था और जबरदस्ती अपनी पत्नी को ले जा रहा था। हथियारों के साथ 8 लोग रोहिचा पहुंचे थे। लोगों ने यहां जमकर इनकी धुनाई की। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। 4 युवकों को पुलिस के हवाले किया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक युवक अपनी पत्नी को लेने के लिए पहुंचा था अपनी ससुराल। 8 लोग यहां पहुंचे थे हथियारों के साथ, लेकिन यहां इनके पहुंचने पर इनकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया गया। खबर झुंझुनू से है, जहां मां बेटे से मारपीट का मामला सामने आया है। महिला के ससुराल वालों ने मां और बेटे के साथ पिटाई की। 5 साल के बेटे के साथ महिला ससुराल गई थी। काफ़ी समय से ससुराल पक्ष से इनका विवाद चल रहा था। झुंझुनू शहर के चूरू बाईपास इलाके की घटना है। जयपुर के बेनाड कस्बे में कॉलोनी में घूमने वाले 3 आवारा कुत्तों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले बेनाड निवासी एक व्यक्ति के घर में बंधी बकरी को आवारा कुत्तों ने काट लिया था। इसी के बाद ये वारदात शुरू हुई और क्षेत्र में घूमने वाले 3 आवारा कुत्तों की छर्रे वाली बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात पिछले 3 दिनों में हुई। हालांकि ये साफ नहीं है कि कुत्तों की हत्या बकरी मालिक ने ही की है। आज ही किया है यहाँ पर। आज ही किया है? आज ही किया है यहाँ पर। तो कैसे मारा, आपको क्या पता है? वो वहाँ से वो है ना मकान, हाँ, वहाँ खड़े थे तीनों चारों और वहाँ से गोली मारी है। अच्छा, और ये पहला डॉग है जिसको मारा है कि नहीं? आज तो ये इसको मारा और आगे से भी मारा है 2-3। बकरी को मारने के वजह से उन्होंने ये डॉग को मारा है। क्या ये सही है? क्या ये डॉग ऐसे लगते भी है कि ये बकरी को काटेंगे, मार देंगे? लोग का मतलब इंसानियत ही खत्म हो गई है। प्रदेश में जहां प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक राज्यसभा चुनाव के बहाने होटल में बंद हैं, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। जयपुर समेत प्रदेश भर में अत्याचार के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस विधायकों और नेताओं को सुरक्षा देने में लगी है और आम लोगों पर पुलिस का कोई ध्यान नहीं है।
क्या राजधानी में शाम 8 बजे के बाद घर से निकलना सुरक्षित है? क्या कहती हैं जयपुर की महिलाएं? सुनिए। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा कि आखिर राजस्थान में वो कितना सेफ फील कर पा रही है। क्या रात 8 बजे बाद वो घर से बाहर निकलना अपने आप को सुरक्षित मान पा रही है? मैम बताएं, आप राजस्थान में कितना सुरक्षित फील कर पा रही है? क्या रात 8 बजे बाद आप अपनी बेटी या आप खुद घर से बाहर निकलना सेफ मान पाती है? राजस्थान में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम राजस्थान में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो रोज़ाना 18 रेप हो रहे हैं। अब 2.5 साल में कितने रेप हुए हैं, उनमें से सिर्फ 50% जो रेप केसेस हैं कोर्ट तक पहुंच पाते हैं और 50% जो केस जो बचे हैं उन अपराधियों तक तो पुलिस पहुंच ही बना नहीं पाती, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर गहलोत सरकार के विधायकों को सुरक्षा देने में व्यस्त है। मैम राजस्थान हमारा घर है और अभी हम हमारे घर में ही सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप 8 बजे की बात करें, हम 5 बजे बाद घर से निकलने में डर लगता है। कोचिंग से जाता है, कोचिंग के लड़के छेड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, थड़ी पे लड़के छेड़ते हैं, हर जगह परेशानी, हर जगह प्रॉब्लम है। और अगर पुलिस स्टेशन जाने की बोलो तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि कोई सुनता नहीं। बीकानेर में लोकनायक शहीद भगत सिंह संस्थान से जुड़े कलाकारों ने सफाई व्यवस्था को लेकर अनूठे अंदाज में विरोध दर्ज करवाया। इन कलाकारों ने लाली माई पार्क में पड़े कचरे को सड़क पर लाकर कलाकृतियां बनाई और नगर निगम के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। चित्रकारों ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को बार बार सूचित करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर उन्हें ये प्रदर्शन करना पड़ा। कलाकारों से बात की हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा नगर निगम के पास है, लेकिन शहर में सफाई को लेकर कई तरह के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी हम जो बीकानेर के गोकुल सर्किल के पास खड़े हैं और आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ बीकानेर के ये जो कलाकार हैं वो इस कचरे से एक आकृति बनाकर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये जो लालीबाई पार्क है इसमें पिछले कई दिनों से सफाई नहीं हो रही है। यहाँ पे लालीबाई पार्क जो है बड़ा पवित्र स्थान है, लेकिन इसमें जो है रोज़ सफाई करते हैं कर्मचारी, अंदर से सफाई करके अंदर ही डाल देते हैं। साल भर से कचरा पड़ा था, सबको रिक्वेस्ट कर दी, महापौर जी को कर दी, वहाँ अर्जुन राम जी के पीए साहब को वहाँ कहला दिया कि भाई इस टाइप का कचरा है। यहाँ योग दिवस आ रहा है, बच्चे कम से कम 200 बच्चे जो है भुवनेश जी पुरोहित के सानिध्य में, यहाँ योगा टीचर के सानिध्य में कर रहे हैं वो योगा, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं उन्होंने की हमारी, और हमने उनको सूचित कर दिया। सबको सूचना है, लंबे समय से यहाँ स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उठाओ कचरा, लेकिन उठ नहीं रहा है। आज हमने कलाकारों के साथ में, लोकनायक शहीद भगत सिंह संस्थान के साथ में, हमारे साथी सैंड आर्टिस्ट, जो बड़े सैंड आर्टिस्ट साथी है हमारे महावीर जी स्वामी, उनके साथ में ये सब जो है ये कचरे से हमने एक आकृति बनाने की यहाँ पे मुहिम एक छेड़ी है कि इस कचरे मटेरियल से किस प्रकार की आकृति कलाकार दे सकते हैं, और प्रशासन को जो है कानों में जू रेंगेगी इसके बाद में। और ये जो है हम इनको कचरा उठाने के लिए जो काम है इनका वो नहीं कर पा रहे हैं। ये इसके कारण जो है इस प्रकार की मुहिम हम जो है ये जारी रखेंगे। उनको कहा हुआ है कि ये कचरा अगर आज साफ नहीं हुआ तो हम कल फिर आएंगे। हम बहुत डेठे आदमी हैं, हम बहुत मतलब जो है अघोरी चित्रकार है, और यहाँ जितने भी हमारे साथी है ये सब कल वापस आएंगे, देखेंगे कि वास्तव में साफ हो गया है, उसके बाद में ये हमारा अधिकार है। देखिए, पहली बात तो जनता उदासीन है, और दूसरा जो नगर निगम है, इनके जो सफाई कर्मचारी हैं वो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है कि कहाँ सफाई हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। पार्क में जैसे मोना जी ने बताया, हम सब यहाँ चित्रकार इकट्ठा हुए हैं कि एक संदेश दें कि कितना साफ सुथरा रहना चाहिए बीकानेर, और आकृतियों के द्वारा हम एक प्रशासन को चेतावनी भी दे रहे हैं कि इस तरह से यदि आप कचरा को इकट्ठा करते रहेंगे तो एक दिन जब बारिश का समय आने वाला है तो मच्छर और बदबू और महामारी फैलने का भी भय रहता है। तो हम यही चाहते हैं, चित्रों के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बीकानेर स्वच्छ हो, ताकि बारिश के दिनों में मच्छर न पनपे और जो शहरवासी है वो स्वच्छ और सुंदर जीवन जी सके। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। वैसे तो जलदाय विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन झुंझुनू जिले के कई गांवों की तस्वीरें जलदाय विभाग के दावों का दम निकाल रही है, जहां लोगों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लोग घंटों लाइन में लगकर भी बड़ी मुश्किल से पीने के पानी का जुगाड़ कर पाते हैं। गाँव में जानवरों के लिए पानी पीने के लिए बनाई गई खेलियाँ भी पूरी तरह सूख गई हैं। इसके अलावा टंकियों के नल शोपीस बनकर रह गए हैं। पानी के लिए पिछले 2 महीने से लोग हर अधिकारी तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हालात
जस के तस बने हुए हैं। पानी के लिए साहब बहुत मुसीबत हो रहा है। 2 महीना होगा पानी आया। गांव के बीच में एक टंकी है, तो ऊपर आवा तो गैस सरो मिले कदे नहीं मिले ना। उनकी तो बहुत दिक्कत, पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत दुखी पा रहे हैं। गांव के बीच में एक टंकी, तो ऊपर आवा गड़ा लेके तो सरो भी नहीं आता। 1 घंटा 2 घंटा बैठा रहा, वो पानी को गड़ो एक मिले पीने के लिए, वो साहब ले जाता। अब पानी के लिए परेशान हो रहा, छोटा छोटा बच्चा ही बना घर रहा हूँ छोड़ के, और पानी को नहीं मारा घर। हर हमारा गाँव के बीच में टंकी है, हर सिरपुर ले जाओ 20-20 लोग गड़ा लेके कटने कच्ची सरो आवे। सगड़ो दिन परेशान हो जाए पानी के लिए। और 2 महीना होगा गर्मी में परेशान हो रहा पानी के लिए, नान छूट तो पीने के लिए कोई ना। दौसा के आबादी वाले क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट नजर आ रहा है। शहरी इलाके में सुबह सुबह पैंथर का भ्रमण सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इससे लोगों में खौफ का माहौल है। ऐसे में वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वन विभाग के डीएफओ तमाम अधिकारियों के साथ पैंथर मूवमेंट क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों से घरों में ही रहने की सलाह दे रहे हैं। शाम ढलते ही पशुओं के बाड़े में लाइट रखने की भी सलाह दी गई है, ताकि पैंथर किसी भी मनुष्य या जानवर को अपना शिकार ना बनाए। पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। इसमें जैसे कल सीसीटीवी जो फुटेज है यहाँ पे जो हमको मिली है, तो उसके बेसिस पे उस एरिया को एक बार देखा है, और फिर हम प्रॉब्ली उसका क्या डायरेक्शन रहा है, कहाँ पे मूवमेंट रहा है, वो एक बार एनालाइज कर रहे हैं। एंड जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस है उसको देख के हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रॉबल मूवमेंट है वहाँ पे जैसे जनहानि ना हो, उसके लिए हम जैसे ट्रैप केजेस और बेड्स की व्यवस्था करें। एट द सेम टाइम जो पैंथर का बिहेवियर है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि अब ये जो पैंथर है वाइल्ड एंड डोमेस्टिक मतलब दोनों एरियाज़ में हैबिचुअल हो चुका है। बात न्यूज़ 18 की खबर के असर की। जैसलमेर के सरकारी अस्पताल जवाहर चिकित्सालय में हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए पैसे लेने के मामले में डॉक्टर सुरेंद्र दुग्गड़ को नोटिस दिया गया है। अस्पताल के पीएमओ जेआर पवार ने नोटिस जारी कर पूरे मामले में जवाब मांगा है। दरअसल 1 जून को जवाहर अस्पताल में सर्टिफिकेट बनाने के लिए अवैध वसूली की खबर आई थी, जिस पर न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम मौके पर पहुंची और इस खबर को प्रमुखता से चलाया गया था। इसके बाद आरोपी डॉक्टर सुरेंद्र दुग्गड़ को नोटिस जारी किया गया। क्योंकि सारी जांचें निःशुल्क होती है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में, और जो चिकित्सक है उनकी जो रसीद पहले 1 अप्रैल से पहले तो उसमें 10 रुपये की जरूर स्लिप कटती थी, ओपीडी स्लिप, लेकिन 1 अप्रैल के बाद वो भी निःशुल्क हो गई है। इवन यहाँ तक कि हम सिटी स्कैन जो हमारा बाहर से है आउटसोर्स्ड है, मतलब सरकार ने ठेके पे दे रखा है, उसको भी हमने निःशुल्क कर रखा है, क्योंकि सरकार के आदेश हैं उसी पालना हम कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से इस तरह की कोई फीस नहीं है। एक ये जरूर है, इसके लिए हमें कोई गाइडलाइन नहीं थी। मैं बीकानेर का भी देख रहा था, बीकानेर से जिसने बनाया, कि जो हेल्थ सर्टिफिकेट फर्स्ट ज्वाइनिंग के लिए, प्रथम नियुक्ति के लिए, नव नियुक्ति के लिए जो हेल्थ सर्टिफिकेट बनाता है, तो उसमें एक सीएमएचओ या पीएमओ का ही माना जाता है, तो उसमें जरूर हमारे यहाँ एक फीस रखी हुई थी 100 रुपए। जैसलमेर में न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला है। कुछ दिन पहले राजकीय जवाहर चिकित्सालय में डॉक्टरों द्वारा हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी, और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा इन्वेस्टिगेशन फ्री कर दी गई है। उस पर संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर के आदेश पर पीएमओ ने अब डॉक्टर को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि प्रशासन इतने वक्त तक क्या कर रहा था। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। जयपुर विकास प्राधिकरण अतिक्रमण को लेकर एक्शन मोड में है। प्रवर्तन दस्ते ने आज राजधानी के सिविल लाइंस के नजदीक से अतिक्रमण हटाया। जेडीए ने एलिवेटेड रोड के नीचे फैले अतिक्रमण को मुक्त करवाया। जोन टीम की निशानदेही पर अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण किया गया और रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस दिया गया और मुनादी भी करवाई गई। चलो, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।